अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री का हमारे पास आज थर्ड लेक्चर है। हमने स्टार्ट के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। हमने सीख लिया है कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने ये पढ़ना है स्टोइचियोमेट्री का थर्ड टॉपिक पढ़ना है जो कि क्या है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। हमने क्या पढ़ना है, आज हमारा टॉपिक है। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपकी इतनी थ्योरी नहीं है, उसमें ज़्यादातर अब आपकी थ्योरी वही थी जो हमने स्टार्ट में पढ़ ली थी। उसके बाद तमाम टॉपिक्स के आपके न्यूमेरिकल्स हैं जस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है, वो क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास। ठीक है, क्लास 9th में भी हम लोगों ने मोल और मास के न्यूमेरिकल्स किए हैं। हमने सीखा है कि मोल के न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, मास के किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उसी की तरह से हमारे होंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री में, वो क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास। के मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करें या मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होगा जिसको इस्तेमाल करके हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे और मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास के लिए हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग अ कन्वर्जन फैक्टर, हम एक कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या है, मोलर मास। तो मोलर मास को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, मोल को मास में और मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने हैं कि मोल को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाए और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए बाय यूजिंग मोलर मास। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास। तो आइए हम इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बुक के लिहाज से आपकी एग्जांपल नंबर 1.1 है, वो हमारी मोल इनटू मास का पहला न्यूमेरिकल है। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम एंड ए मेटल। हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। किसमें मालूम करने हैं, देखिए जिस भी वैल्यू के साथ हमारे पास स्मॉल जी या स्मॉल जी एम लगा हुआ होता है वो ग्राम या किलोग्राम होता है, तो ये मास की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है जिस वैल्यू के साथ भी आपका ग्राम लगा हुआ है या किलोग्राम लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपका मास गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपसे मोल्स पूछे हैं, मास गिवन है 25.5 ग्राम। किसका गिवन है, सोडियम, यानी सोडियम का सिंबल होता है Na। तो सोडियम मेटल का मास गिवन है और सोडियम मेटल के मोल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप डेटा बनाते हो। डेटा में आप ये बताते हो कि आपको डेटा में क्या क्या गिवन होता है, हम ये शो करते हैं। तो डेटा में हमें जो मालूम करना होता है वो भी लिखते हैं और जो गिवन होता है वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सोडियम Na मेटल, अब हमें Na मेटल का मास क्या दिया हुआ है, 25.5 ग्राम, हमने वो लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na मेटल हमें मालूम करने हैं, क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने क्लास 9th में एक चीज़ सीखी थी जो कि मोलर मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह थी। ठीक है, एक तो एटॉमिक मास है, वो तो हमें पता है, हर एटम का अपना एक एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर मासेस, फार्मूला मासेस और मोलर मास हमने कैलकुलेट करना सीखा था, किस तरह से कि हर एटम का एटॉमिक मास लिखते थे और अगर उसके साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होता था तो उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल तमाम एलिमेंट्स के मासेस को प्लस करके जो आंसर होता था वो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता था। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 9 में हमने चीज़ें सीखी थी मॉलिक्यूलर मास वाली, फार्मूला मास वाली, आगे हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे जब भी मैं बता रही हूँ कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मोलर मास, इन सबको निकालने का, इन सबको कैलकुलेट करने का तरीका एक जैसा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क होता है। मॉलिक्यूलर मास में, फार्मूला मास में हम यूनिट लगाते हैं AMU और हम मोलर मास में यूनिट लगाते हैं ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करने का तरीका एक जैसा है, बस यूनिट्स का फ़र्क होता है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आगे जिस सवाल में हमारे पास यहाँ कोई कंपाउंड गिवन होगा तो हम उसमें ये चीज़ दोबारा रिवाइज कर लेंगे कि हम कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस बात का जिक्र क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलर मास भी लिखना है। तो देखिए हमने प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी कि मोलर मास किसको कहते हैं, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को ग्राम में या किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसको मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल का जस्ट एटॉमिक मास होता है, लेकिन जब हम उस सोडियम मेटल का एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोलर मास कहलाएगा। तो हमें मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है या हमें मास गिवन है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना है, यानी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमें फैक्टर कौन सा यूज़ करना है, मोलर मास। तो यानी कि हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोलर मास की नीड भी है जो हमें खुद से पता होनी चाहिए। अदरवाइज कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं, ना भी गिवन हो तो हमें मासेस याद होने चाहिए। ठीक है,
तो हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिखना है। कितना होता है हमें पता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, बट क्योंकि हमने मोलर मास लिखना है तो हम यूनिट क्या लगाएंगे, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह क्या आएगा, मोलर मास आएगा। ठीक है, तो हमें हमारे डेटा में तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक मास हमें गिवन है, मोल हमें मालूम करना है, और तीसरी चीज़ हमने खुद लिखी है वो क्या है, मोलर मास हमें चाहिए। तो मोलर मास हमने खुद से लिखा, हमें पता है कि मोलर मास यानी एटॉमिक मास सोडियम का क्या है 23, लेकिन हम उसको मोलर मास की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल आ जाएगी, तो फिर वो क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। तो ये हमारे पास बन गया डेटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करके अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, आपके इस लेवल में जो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं वो कौन से हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास के डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के। तो जब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं जी। तो देखिए अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने लिख दिया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। गिवन मास क्या है हमारे पास, हम इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूले को अगेन रिपीट भी कर सकते हैं, वरना इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जस्ट हमने फार्मूला लिखा, उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी होती है और अपना आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए भाई गिवन मास हमें क्या गिवन है, 25.5 ग्राम, वो हमने लिख दिया मास की जगह पर। और उसके बाद नीचे हमें क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ एन है, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या है 23। तो 25.5 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.11। अब हमारे पास यूनिट कैसे आई तो वो हम देख लेते हैं। देखिए भाई ग्राम, मास की यूनिट क्या थी ग्राम, मोल की यूनिट क्या थी ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यूनिट क्या बनी, मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 1.11 मोल्स ऑफ Na। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए भाई अब हमारे पास आपकी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.2, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, अब हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर मास मालूम करना है और हमें मोल्स गिवन है। जिस तरह से हमने 9th में ये चीज़ें सीखी हैं, कहीं पर मोल गिवन होता है और मास मालूम करना होता है, कहीं पर मास गिवन होता है और मोल मालूम करना होता है, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोल्स मालूम करने थे, अब इस क्वेश्चन में हमें मोल्स गिवन है और हमें मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मास। अब आपको मास मालूम करना है, क्या गिवन है, मोल्स गिवन है, वाटर मॉलिक्यूल के मोल्स गिवन है 3.25 मोल्स ऑफ वाटर H2O। अगेन वही करेंगे, हम डेटा बनाएंगे, गिवन मास ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने गिवन है हमें 3.25, मास ऑफ वाटर। अब देखिए जहाँ मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 में मैंने आपको मोलिकुलर मास, फार्मूला मास का जिक्र किया था ना, देखिए हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हमने 9 में किस तरह सीखा था। तो देखिए भाई अब हमें मास ऑफ वाटर में मालूम करना है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, मोलर मास, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मोलर मास हमें बहुत कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल एटम्स के मासेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें मासेज याद होंगे तो हम आराम से मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमें H2O पूरे इस कंपाउंड का मोलर मास चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, फार्मूला आपने लिखा। अब हाइड्रोजन की जगह पर क्या लिखा 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में आता है प्लस का साइन, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 16, तो 16 प्लस 2 क्या हो गया 18। इस तरह से हम तमाम मासेस कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फार्मूला मास हो, चाहे वो मोलर मास हो, बस यूनिट्स का फर्क होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर मोलर मास रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हमने आगे क्या लगाया, ग्राम लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया H2O का मोलर मास। अब हम अपने फार्मूले को लिखते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ क्या समझनी है, हमें ये बात पता है, मैथ्स का ये रूल है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है, जो टॉपिक हमें मालूम करना होता है, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो इक्वल टू के बाहर होती है, और जो हमें पता होती है वो सारी इक्वल टू के अंदर होती है। तो हमने ओरिजिनल फार्मूला पहले लिखा, जो एक्चुअल फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, वो क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हमें क्योंकि मास मालूम करना है तो मास को बाहर जाना चाहिए और मोल्स को अंदर आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ओरिजिनल फार्मूले को, यानी हमारा जो फार्मूला है उसको रीअरेंज करते हैं, हम उसकी थोड़ी फॉर्म चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी मैथ्स का एक रूल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो डिवाइड वाली वैल्यूज होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाती है। देखिए जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए गिवन मास, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो गिवन मास
इस 1 से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स इस मोलर मास से मल्टीप्लाई होकर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूला को इसी तरह से रीअरेंज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, गिवन मास 1 से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास क्या हो गए आपस में मल्टीप्लाई हो गए। हमें यही चाहिए ना, मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपना मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन था 3.25 आपने लिखा, मोलर मास हमने क्या निकाला था 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम। हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने मास मालूम किया था। तो यहाँ मैंने आपको जिक्र किया था कि ग्राम और किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो क्योंकि हमने मास मालूम किया है तो इसीलिए यूनिट क्या आएगी, ग्राम आएगी। इज दैट क्लियर? होप्स हो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मोल्स कैसे मालूम करने हैं और मास कैसे मालूम करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए अब हमारे पास एक सेकंड टॉपिक है, उसके भी न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास एंड मास इनटू मोल, वो हमने सीख लिया कि मोल के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं और मास के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। अब आपका एक सेकंड टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल है। सेकंड टॉपिक क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पीछे सीखा कि यहाँ उसमें भी कोई कन्वर्जन फैक्टर था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कोई कन्वर्जन फैक्टर होगा। जिस तरह से मैंने पीछे जिक्र किया था कि ये बहुत बेसिक चीज़ें, हम 9 से ये चीज़ें पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, अभी हम अगेन इसको अपने न्यूमेरिकल्स के लिए 9th के बस इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देंगे। तो हमें ये बात पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली कोई टर्म हमने 9th क्लास में पढ़ी थी जिसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है, और उसकी फिक्स्ड वैल्यू थी। तो यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ होगा वो यूज़ होगा एवोगाड्रो नंबर, जिसका सिंबल होता है n और सबस्क्रिप्ट में छोटा सा a लिखा होता है कैपिटल वाला। ठीक है, तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स में मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए जो हम कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, एवोगाड्रो नंबर होगा, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद यही है कि हमने एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी, किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, और यही क्या कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। तो हमें मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, एवोगाड्रो नंबर, और उसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे जो कि क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। बुक के लिहाज से आपके एग्जांपल नंबर 1.3 है। तो देखिए हमने क्या सॉल्व किया, सवाल क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। किस में फाइंड आउट करने हैं, 610 ग्राम। आपको मास गिवन है, अगेन किसका गिवन है, एक कंपाउंड का गिवन है जो क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड कहलाता है, और ये उसका फार्मूला है C7H6O2। ठीक है, अगेन वही करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए डेटा बनाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स अब हमें अच्छे से पता है, मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ हमने ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना है, तो मैंने अगेन यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए हम इस सवालों किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने अपना डेटा बनाना है। डेटा कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके मालूम करना है, बेंजोइक एसिड के। तो मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। गिवन मास, हमें मास का गिवन है 610 ग्राम गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पीछे भी बताई वो क्या है कि मोलर मास हमने खुद लिखना है। यहाँ पर भी हमें मोलर मास फार्मूले में यूज़ होगा, लिहाजा मोलर मास हमें खुद कैलकुलेट करना है, उसी तरह से जिस तरह हमने वाटर को कैलकुलेट किया था। अब मोलर मास में किसका कैलकुलेट करना है, बेंजोइक एसिड का कैलकुलेट करना है। देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने रफ वर्क बनाया हुआ है। आप भी इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो भी कैलकुलेट करेंगे साइड पर रफ वर्क बनाएंगे उसका। देखिए जनाब C हमारे पास 7 है, H 6 है और O2 है। ठीक है, तो C7C का एटॉमिक मास अपना क्या होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स लगे हुए साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 12 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 7 सा हो गया 84, 6 1 सा 6 और 16 2 सा 32। इन तीनों का प्लस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल। यही मैंने इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ग्राम पर मोल लगाया है, तो ये किसकी यूनिट है, मोलर मास की यूनिट है, तो इसीलिए क्या आएगा ये मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ C6H7O2 क्या है हमारे पास 122 ग्राम पर मोल। और एवोगाड्रो नंबर की हमें वैल्यू लिखनी है जो कि हमें पता होनी चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है कि हमें याद होनी चाहिए 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले क्वेश्चन में हमें ये चार चीज़ें लिखनी होंगी।
पहली 3 चीज़ें तो वही जो हम पिछले नंबर ऑफ मोल्स वाले न्यूमेरिकल में भी डेटा में लिखते आए हैं। फोर्थ चीज़ क्या लिखनी है? फोर्थ चीज़ आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखनी है, जो क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब देखिए आपके इस लेवल के अंदर यानी कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में क्या है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमें ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो बुक में आपका मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, जो बुक में आपको मेथड गिवन है, वो कौन सा है? वो कहलाता है यूनिटरी मेथड। तो इससे पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए, 9th से अगर हम बात करें या फर्स्ट ईयर के हम पिछले न्यूमेरिकल्स की बात करें, तो हमने फार्मूलों को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो यूनिटरी मेथड फार्मूला के लिहाज से थोड़ा सा अलग होता है। यूनिटरी मेथड फार्मूला नहीं होता, वो अलग से एक मेथड होता है। तो अब आपकी बुक में जो मेथड इंक्लूड किया गया है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो मेथड जो है वो कहलाता है यूनिटरी मेथड कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये न्यूमेरिकल यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। इसके अलावा हम फार्मूले से भी सॉल्व कर लेंगे, फार्मूले से भी सॉल्व करके देख लेंगे कि फार्मूले से किस तरह से सॉल्व होगा। बट जो हमें फॉलो करना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा? यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड वाले मेथड को हमें यूज़ करना है अपने इन न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तब हम देखते हैं कि यूनिटरी मेथड से हमने किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब यूनिटरी मेथड किस तरह से हमें अप्लाई करना होता है, तो हमें इस तरह से अप्लाई करना है। यूनिटरी मेथड थोड़ा सा फार्मूलाज वाले मेथड से डिफरेंट होता है। ठीक है, हमें करना क्या है? देखिए, पहले हमने क्या लिखा कि यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में हम क्या करेंगे? हमने ये बताया कि हमारे पास 1 मोल ऑफ, अब हमें ये बात पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस और पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 23 होते हैं। ठीक है, तो हमने उसी बात को लिखना है। किस तरह से लिखना है? 122 ग्राम पर मोल ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स। ठीक है, अब हम इसके 1 मोल के रेफरेंस से लिख रहे हैं। 122 ग्राम पर मोल किसके हिसाब से है? यहाँ नंबर शुरू में कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ है? इस पूरे फार्मूले के साथ कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यानी ये बेंजोइक एसिड पूरा जो हमारे पास सब्सटेंस है, ये इसका 1 मोल है। ठीक है, तो इसके 1 मोल का मास कितना है? 122 ग्राम पर मोल। तो हमने यही बात लिखनी है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 23। बट पहले हम उसको मास की रेफरेंस से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 1 मोल के रेफरेंस से लिखा है। तो हमने कहा कि 122 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? ठीक है, 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेंट, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो क्या हो जाएगा? 6.02, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो साथ में डिवाइड में चली जाएगी। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे जब हम 1 ग्राम की बात करेंगे। ठीक है, तो 6.02 डिवाइडेड बाय 122 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कितने के लिए मालूम करना है? 610 ग्राम के लिए मालूम करना है। तो हमने लिखा 610 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर क्या होगा? ये अगेन डिजिट सेम रहेगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड बाय 122, और 610 ग्राम के लिए हमें मालूम करना है, तो ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे? इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 610 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितने ग्राम के लिए आएगा? 610 ग्राम के लिए आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन्स 30.1 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर है? तो यूनिटी मेथड हम इसी तरह से यूज़ करते हैं कि जो हमें सब्सटेंस का मास या मोल जो भी गिवन होता है वो हम लिखते हैं। स्टार्ट में हम इस मेथड स्टार्ट ही उससे करते हैं जो हमें गिवन होता है। ठीक है, फिर हम उसको रिलेट कर करके बात कर रहे होते हैं कि भाई इतने ग्राम में, अब अगर मैं आपको मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से अगर बात कर रहे हैं क्योंकि हमने वही सॉल्व किया, तो इसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमने 122 ग्राम पर मोल उसके 1 मोल का मास कैलकुलेट किया, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि 122 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर 1 ग्राम में कितने होंगे। ठीक है, हाँ, यूनिटरी मेथड में हम यही करेंगे, जो हमें मास गिवन होगा ना, या जो भी मोल गिवन होंगे, जो भी गिवन होगा, कंडीशंस को देखते हुए हम क्या करेंगे? पहले जो वैल्यू गिवन होगी उसकी रेफरेंस से बात करेंगे, फिर उसको 1 ग्राम की रेफरेंस से बात करेंगे, फिर एंड में थर्ड स्टेप में उसकी रेफरेंस से बात करेंगे जो हमसे पूछी जा रही। ठीक है, फिर इसी तरह से होगा। यूजुअली हमारे पास इसी तरह से होता है कि हम दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं और आंसर जिसके लिए हमें मालूम करना होता है, जितनी वैल्यू के लिए, उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो तमाम वैल्यू डिवाइड और मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यूनिटरी मेथड हमें इसी तरह से यूज़ करना है अगले न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले के रेफरेंस से देखते हैं कि अगर हम इसी को फार्मूले के लिहाज से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये किस तरह से? वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग अ फार्मूला। हम फार्मूले को यूज़ करके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अब वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए,
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na यानी एवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास एवोगाड्रो नंबर तो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने भी पीछे सीख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल को इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो हमने भी पिछली टॉपिक में सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है। उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे फिर उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारा आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आए। देखिए सवाल आप क्वेश्चन जो है वो आप जितने भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर हर मेथड से सही ही एक ही जैसा आता है अगर आप प्रोसीजर ठीक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो यहाँ आया है 30.1 एक्सपोनेंट 23, यहाँ भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, पहले हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाला। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमें क्या था, 610 ग्राम था, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से जो क्या कैलकुलेट किया था 122 ग्राम, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 5 मोल्स। ठीक है, आपने फार्मूले में रख दिया जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला था। तो ओरिजिनल हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 5, Na की वैल्यू हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ हम एक्सपोनेंट 23 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 30.1 एक्सपोनेंट ये हमारा 23 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, इस मेथड से भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है और ये फार्मूला यूज़ करके हमने आंसर लाया है। ठीक है, अब जो आपको फर्स्ट ईयर में यानी आपको इस लेवल में जबकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, यहाँ जो आपको मेथड यूज़ करना है वो कौन सा करना है, यूनिटरी मेथड, जो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है जिस मेथड को यूज़ करते हुए। ये मेथड अप्लाई नहीं करना, लेकिन आपको इस मेथड का भी पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो आपकी बुक के लिहाज से एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.4 है। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड AU, मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। अब इस सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है, इस सवाल में मास पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है, किसके गिवन है, गोल्ड के गिवन है, गोल्ड का सिंबल होता है AU। ठीक है, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास दिया हुआ है, तो जहाँ पर मैं मोलर मास नहीं दिया होगा वहाँ हम कैलकुलेट करके लिखेंगे जिस तरह से हमने पिछले वाले सवाल में किया है। ठीक है, तो मोलर मास गिवन है आपको, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द मास मालूम करना है। ठीक है, किसका मालूम करना है, गोल्ड का। अगेन वही यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन पहला डेटा बनाएंगे। डेटा बनाएंगे क्या लिखेंगे, मास ऑफ गोल्ड। गोल्ड का मास हमें मालूम करना है तो हमने लिख दिया गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के एटम्स क्या गिवन है 4.39 एक्सपोनेंट 24। गिवन मोलर मास भी गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना गिवन है 197 ग्राम पर मोल। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें ये बात पता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, अब यहाँ आप देखें कहेंगे कि मिस ने उस क्वेश्चन में 6.02 एक्सपोनेंट 23 को राइट साइड पे लिखा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रखा है। तो इसका मकसद है रखने का वो क्या है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पे होती है, और जो हमें गिवन होती है वो हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। जो हमें पता होती है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जो हमें मालूम करनी होती है, जो चीज़ हमें नॉन है वो हम स्टार्ट में लिखेंगे, जो चीज़ हमें अननोन है और जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। तो इसीलिए इसे राइट साइड पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक मोल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो मोलर मास ऑफ गोल्ड कितने का है, एक मोल ऑफ गोल्ड का मोलर मास क्या है 197। तो हमने क्या लिखा कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ गोल्ड कंटेन। अब एक मोल ऑफ गोल्ड जिसका मास 197 है, अब उसके अंदर कितने हमारे पास एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब ये भी नंबर ऑफ मोल्स के रेफरेंस से बात करेंगे, एक मोल के अंदर इतने एटम्स हैं, तो भाई 1 एटम में कितने होंगे। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इतना मास है, तो बताइए कि एक एटम में कितने होंगे। तो देखिए 1 एटम ऑफ AU कंटेन्स, तो एक एटम में कितने होंगे, अब दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें कितने एटम्स के लिए मालूम करना है 4.39 एक्सपोनेंट 24 के लिए। तो हमने लिखा 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ AU, यानी गोल्ड में कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर क्या होगा, ये टर्म अगेन नीचे कॉपी करेंगे 197 डिवाइड बाई 6.023 और मल्टीप्लाई में चली जाएगी 4.39 एक्सपोनेंट 23। अगेन वही करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट 24 है यहाँ पर, एक्सपोनेंट 23, तो 24 में से 23 निकालेंगे तो 1 बचेगा और एक्सपोनेंट 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंट गायब हो गया। तो आपने क्या किया 197 को डिवाइड कर दिया 6.02 से, जो आंसर आया उसको 4.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितने एटम्स के लिए आएगा 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको।
अब हमारे पास देखिए एक और न्यूमेरिकल है, जिस तरह से भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज विल बी फाउंड इन क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड, कि जो वैल्यू में फाइंड आउट करनी होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ इस सवाल में किया है। अब इस सवाल को हम देख लेते हैं बुक के लिहाज से भी। आपकी एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है सेम पिछले वाले सवाल की तरह, ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल एल्यूमिनियम का सिंबल होता है। अब आपको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, कितने एटम्स के लिए मालूम करना है, 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स के लिए, किसके मालूम करना है, एल्यूमिनियम के गिवन है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ही हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अगेन क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है तो हम अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटा बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम के, तो क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है एल्यूमिनियम के, कितने गिवन है, 2.35 एक्सपोनेंट 25 गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ मैंने सॉरी दोबारा लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका वही यूनिटरी मेथड है, और हमें जो मालूम करना है जिस तरह से मैं पिछले सवाल में किया कि उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि 2.35 एक्सपोनेंट 25 मोल एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम हमें 1 मोल के हिसाब से नहीं दिए हुए, ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने के बराबर है, एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने भी आपको ऊपर बताया है कि जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हमें राइट साइड पे लिखने हैं, इक्वल टू के इस तरह से हम कंटेन्स भी लिख सकते हैं इक्वल्स के बजाय, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे लिखा हुआ है। तो हमने ये बात लिखी कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम फिर कितने के बराबर होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिटरी मेथड के सेकंड स्टेप में हम हमेशा 1 के लिहाज से बात करते हैं, पहले जो वैल्यू गिवन होगी उसके लिहाज से, फिर 1 के लिहाज से, और फिर जितने के लिए हमें फाइंड आउट करना है फिर उसके लिहाज से। तो देखिए हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने के बराबर कंटेन्स, उसमें कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल होता है, तो 1 एटम में कितने मोल्स होंगे, तो 1 डिवाइड बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। हमें कितने के लिए मालूम करना है, 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स के लिए मालूम करना है, तो 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स, तो 1 डिवाइड बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23 वैसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएं 2.35 एक्सपोनेंट 25, तो अब क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 6.02 एक्सपोनेंट 23, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 2.35 एक्सपोनेंट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 39 मोल्स। और ये मोल्स कितने के लिए आए, ये मोल्स हमारे पास आए 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए आए, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 39 मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? होप सो कि आपको ये 2 टॉपिक्स की जो कन्वर्जन है और इनके न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे, वे ऑफ मेथड आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक जो भी आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन होगा, जो हमारा 3rd टॉपिक है, इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।